श्रोताओं, आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं जो KGMU के हृदय विभाग में सहायक आचार्य हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे अरिथमिया की, जो अनियंत्रित धड़कन है हृदय की, उसके बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। नमस्कार। और ये जो धड़कन है, हम जानते हैं कि 72 बार लगभग हृदय धड़कता है, तो ये अनियंत्रित कैसे हो जाता है? देखिए, जैसा आप बता रहे हैं, हृदय की गति को हार्ट रिदम कहते हैं। रिदम का मतलब एक रेगुलर प्रक्रिया में हार्ट बीट का आना, किसी भी चीज को एक रिदमिक पैटर्न बोल दीजिए, जो एक निश्चित अंतराल पे हृदय गति का आना, उसको नॉर्मल साइनस रिदम बोलते हैं। जो हार्ट का पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर, वहां से जब ओरिजिन होता है हृदय गति का, तो उसको हम नॉर्मल साइनस रिदम बोलते हैं। एरिथमिया का मतलब ही यही होता है कि ये रिदम किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो जाए, यानी या तो एक्सेसिवली तेज हो जाए और या एक्सेसिवली धीमा हो जाए, तो उसी को हम लोग टैकीरिथमिया या ब्रैडीरिथमिया बोलते हैं। ब्रैडीरिथमिया यानी वो कम हो जाए, उसका रेट 40 से नीचे चला जाए, हार्ट ब्लॉक हो जाए, जिसमें पेसमेकर लगाने की स्थिति आ जाती है। या टैकीरिथमिया जिसमें हृदय गति एकदम द्रुत हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, जिसमें कई बार विशेष प्रकार के पेसमेकर लगाने पड़ते हैं, जिसको AICD बोला जाता है, जो इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर होते हैं। और कई बार इनको दवाइयों से भी मैनेज किया जा सकता है। कई बार इनके लिए एक अलग विशेष प्रकार का किरणों के माध्यम से एक्स्ट्रा तार होते हैं हार्ट को, उनको जलाया जाता है, जिसको हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं। तो दो तरीके की एरिथमियाज होते हैं, एक ब्रैडीरिथमियाज होते हैं, एक टैकीरिथमियाज होते हैं। डॉक्टर साहब, किस उम्र के लोगों में ये समस्या ज्यादा पाई जाती है? देखिए, एरिथमिया के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं हार्ट अटैक के बारे में, तो हाँ, ये हो सकता है हार्ट अटैक ओल्ड एज में होता है, वो भी यंग एज में काफी होने लगा है। लेकिन एरिथमिया एक ऐसी चीज है जो एक दिन के बच्चे में भी हमने देखा हृदय गति कम पाई गई है। उसमें उसकी जो नाल होती है, उसके थ्रू पेसमेकर लगाने की भी स्थिति आई है कई बार। और एरिथमिया 90, 95, 100 साल के लोगों में भी हार्ट ब्लॉक की स्थिति होती है। हृदय गति अनियंत्रित होकर तेज होना भी किसी भी उम्र की हो सकती है। तो ये एक ऐसी हृदय की बीमारी जो किसी भी एज को अफेक्ट कर सकती है। कुछ लोगों ने तो इंट्रायूट्राइन मतलब भ्रूण में भी हृदय की गति को अनियंत्रित पाया गया है। उमेश जी, आप लोग अपने जो मेडिकल साइंस है, इसमें कितनी धड़कनों को ठीक मानते हैं कि ये रेंज है और इतना ठीक है? जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो 60 से 100 को एक नॉर्मल हृदय गति मानती है, कि इस बीच में आप उसको नॉर्मल हार्ट रेट की डेफिनेशन में रखोगे। 60 से कम अगर होता है तो उसको हम लोग फिर ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि हृदय गति कम होना, और 100 से ऊपर होता है तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। अब ये साइनस हो सकती है, जो नॉर्मल तरीके से हो सकती है कि नॉर्मल पेसमेकर चल रहा है, लेकिन हाँ गति कम है, जैसे एथलीट्स हो गए जिनको थायराइड की बीमारी है, उनमें हो सकता है हृदय गति 50-60 से नीचे रहे, लेकिन वो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो वो साइनस ब्रैडीकार्डिया में आता है। या अगर किसी को बुखार हो जाए, उसकी हृदय गति 112-115 पहुंच गई, तो वो साइनस टैकीकार्डिया होगा। लेकिन जब यही टैकीकार्डिया नॉर्मल हृदय के अंदर एक सर्किट रन कर रहा है, जहां भी वो सर्किट ब्रेक होता है या एक एक्स्ट्रा शॉर्ट सर्किट होता है, एक्स्ट्रा तार प्रेजेंट होता है और नॉर्मल साइनस सर्किट को ब्रेक करता है। हाँ, अगर जहां पे एक नॉर्मल कंडक्टेंस होता है, जिसमें जो हृदय का एट्रियम से साइनस नोड से इलेक्ट्रिक करंट को नीचे आना है, AV नोड में आना है, AV नोड से वेंट्रिकल में फैल जाना है, अगर उसमें कहीं प्रक्रिया में कोई एक्स्ट्रा तार मिल जाए या कहीं ब्लॉकेज हो जाए, तो फिर ये ब्रैडीकार्डिया या एरिथमिया के रूप में आता है। आजकल हाइपरटेंशन भी बहुत कॉमन है, तो क्या उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप से भी ये ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया की समस्या आ सकती है? देखिए, उच्च रक्तचाप की आप बात करें, एक एरिथमिया होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, उसका एसोसिएशन हाइपरटेंशन एज के साथ ज्यादा पाया गया है। एट्रियल फिब्रिलेशन जिसमें 4 चेंबर के हार्ट में जो एट्रियम होता है, जो अपर चेंबर होता है, उसमें गति एकदम इरेगुलर हो जाती है। ये हर बीट कब आएगी नहीं पता, वो कई बार बहुत तेजी से हो सकती है, कई बार धीमी हो सकती है, उसमें ब्लड क्लॉट बनने का खतरा रहता है। ये तो हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। और हाइपरटेंशन के साथ दूसरी और चीज, हाइपरटेंसिव दवाइयां कुछ यूज होती हैं, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स यूज होते हैं। वो कई बार आपके AV नोड पे काम करते हैं या नॉर्मल सर्किट पे काम करते हैं, तो वो हृदय गति को बहुत कम कर सकते हैं। कई बार होता है क्या कि पेशेंट कम हृदय गति की वजह से बेहोश हो जाता है, उसको पेसमेकर लगने वाला होता है, बाद में पता चलता है कि उसको हाई डोज बीटा ब्लॉकर चल रही होती है BP के लिए, और फिर उसकी दवाई रोकेंगे तो उसकी वापस से नॉर्मल रिदम आ जाती है। तो हाइपरटेंशन एक कॉजेटिव फैक्टर तो है ही। डॉक्टर साहब, इसकी जांच आप कैसे करते हैं? क्या ECG या इको में पकड़ में आ जाता है? देखिए, एरिथमिया के लिए तो सबसे पहले तो ECG ही सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और मरीज की हिस्ट्री उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मरीज कभी आपको ये बताता है कि अचानक से हमको कई बार चेक कर बेहोशी आ गई, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, कई बार गिर भी जाते हैं पेशेंट, तो आपको ये लक्षण आगे हो सकता है इसकी हृदय गति अनियमित हो और ये ब्रैडीकार्डिया में हो, यानी कम हार्ट बीट्स इसकी डेवलप हो पा रही हैं। फिर आप ECG कराते हैं, उससे फिर वो पता चल जाता है कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, 2:1 हार्ट ब्लॉक है। इसकी जानकारी हमें ECG के माध्यम से चल जाती है। जब मरीज ये बताता है कि वो अचानक एक दिन अपना नॉर्मल घर में बैठे हुए हैं,
है, कोई स्ट्रेस फैक्टर नहीं है, अचानक से हृदय गति ऐसा लगा जैसे दिल एकदम भागा जा रहा है, और वो अपनी उंगली को तेजी से चलाते हुए बताते भी हैं कि एकदम बहुत तेजी से एकदम भागा चला जा रहा है, और वो खुद बताएंगे कि अपने आप ठीक भी हो गया, या हमने ठंडे पानी के छींटे मारे, या हमें अचानक उल्टी ऐसा लगा और हमने जबरदस्ती उल्टी करने का प्रयास किया, ठीक हो गया। ये उल्टी करना, ठंडे पानी के छींटे डालना, या नाक मुंह बंद करके कान से हवा निकालना, ये वेगल मैन्यूवर्स होते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से सिंपैथेटिक सिस्टम जब ज्यादा एलिवेट होता है, एड्रेनर्जिक सिस्टम एलिवेट होता है, तब ये हार्ट रेट बढ़ती है। जब आप ये सब प्रक्रिया करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है, उसको कम करता है, तो स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो जाता है। तो आप समझोगे पेशेंट को इस प्रकार का कोई एपिसोड हुआ है, PSVT जिसे बोलते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट को आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट हुआ, अब CPR दिया गया पेशेंट को, वो रिवाइव हो गया, लेकिन कारण कुछ पता नहीं चला, वापस हमारे अस्पताल में पहुंचता, ECG नॉर्मल। तो आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट का मोस्ट कॉमन कारण वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जैसे मैं एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बता रहा था, वैसे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, जहां पे जो मेन पंपिंग चेंबर है वेंट्रिकल, वो इरेगुलरली या बहुत तेजी से भागने लगता है। अब जब वो भाग रहा है इतनी तेजी से, तो उसमें जो ब्लड इकट्ठा हो गया वो आगे फॉरवर्ड पंप नहीं हो पा रहा है, और वो जब पंप नहीं हो पाएगा, ब्रेन को नहीं पहुंचेगा, आदमी बेहोश हो जाएगा, बहुत देर तक ही चलता रहा तो मरीज की मृत्यु हो जाएगी। तो इन सब हेडिंग्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि ब्रैडीकार्डिया हुआ, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, या VF हो गया। VF पे टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया तो पेशेंट की डेथ होनी है, VT में इंटरवीन नहीं किया तो डेथ होनी है पेशेंट की। डॉक्टर साहब, कहीं मैं पढ़ भी रहा था कि क्या यंग पेशेंट्स में भी एक ऐसी फेज आती है कि जब थोड़ी बीटिंग उनकी इरेगुलर हो जाती है, बाद में एज के साथ सही हो जाती है? नहीं, ऐसा कोई रेगुलर मतलब हर नेचुरली ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं होता। वो डिजीज पैथोलॉजी का ही पार्ट है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक करंट्स हैं, चैनल्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक चैनल्स पे बेस्ड होते हैं, छोटे माइक्रो चैनल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का आदान प्रदान होता है, और इसकी वजह से करंट आगे पीछे होता है। तो ये बच्चों में, यंग एडल्ट्स में किसी प्रकार का चैनल का दोष होने पर ये एरिथमिया कॉमन होता है, जिसमें लॉन्ग QT सिंड्रोम आता है, या एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें जो राइट वेंट्रिकल होता है उसमें स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होती है, एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, तो वो अपने आप में ही इस प्रकार के रिदम डेवलप करता है। तो ऐसा कुछ नहीं यंग एज में, लेकिन हाँ यंग एज के कुछ सेगमेंट्स में कंजेनिटल बीमारियां हो सकती हैं इस प्रकार। डॉक्टर साहब, अब चलते चलते हम निदान पर आते हैं। अगर किसी को एरिथमिया है तो क्या निदान है, और क्या उसके पास जो इलाज के अवसर हैं जो आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ब्रैडीकार्डिया के केस में तो बताया, अगर मरीज को लक्षण हैं उस प्रकार के कि बेहोशी हुई है, या आंखों के आगे अंधेरा छाया है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, तो उसमें पेसमेकर इंडिकेटेड है, और पेसमेकर लगा के ही उसका समाधान किया जा सकता है। पेसमेकर कई वैरायटी के आ गए हैं, जो इम्प्लांटेबल होते हैं, कुछ लीडलेस पेसमेकर होते हैं, वो डिपेंडिंग की पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और क्या एज है, उस पर करा जा सकता है। अगर टैकीआरिथमियाज हैं, तो टैकीआरिथमियाज में भी अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पेशेंट को हुआ है, आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो फिर कार्डियक डिफिब्रिलेटर जो इम्प्लांटेबल आते हैं उनको हम लोग इम्प्लांट करते हैं। एक छोटा सा चीरा लगता है सीने के बाईं या दाईं, और वो पेशेंट को कभी दिक्कत नहीं करता है, वो लाइफ लॉन्ग चलता है, बैटरी उसकी रिप्लेस होती है हर 8-10 साल में। और अगर यही चीज टैकीआरिथमिया अलग प्रकार के हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, PSVT है, या एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो इनको दवाइयों के माध्यम से पहले बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। मॉडर्न इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में चीजें इस प्रकार की आ गई कि अगर दवाई से नियंत्रण नहीं है तो किरणों के माध्यम से, तार के माध्यम से जो एक्स्ट्रा तार हैं या बंडल्स हैं उनको हम बर्न कर देते हैं, उस सर्किट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, और फिर मिनिमल दवाइयों पे कंटिन्यू रखा जाता है। 95% बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स इसके रहे हैं। हमारे यहाँ लारी में भी इसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की एक अलग यूनिट रन करती है, तो इसका निदान इसी प्रकार से होता है। डॉक्टर उमेश चंद्र त्रिपाठी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और एरिथमिया जैसे एक इम्पोर्टेंट विषय पर हमसे बात की, और निश्चित तौर पर हमारे श्रोता जिन्होंने आपको सुना होगा लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।